बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो पूरी कार्बनिक रसायन में भयंकर रूप से काम आने वाला है और बहुत सारे क्वेश्चन उसी के माध्यम से सॉल्व हो जाते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं ये बात, तो इसमें कोई बेकार की बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आसान हो जाएंगे। और वो टॉपिक क्या है हमारा? असंतृप्तता की कोटि, है ना। हालांकि बहुत लोग इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट टॉपिक इसलिए है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन को हल करने में बहुत आसानी हो जाती है। असंतृप्तता की कोटि, इसी को बोलते हैं द्विबंध तुल्यांक। क्या बोलते हैं? द्विबंध तुल्यांक। और इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन की कमी की मात्रा, है ना। ये पहला टॉपिक है जिसमें समझने की बारी आई है कि कमी की मात्रा। अभी तक जितने टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें तो बस चीजें ये हैं और ये होती हैं, ये बताना था। अब देखो, असंतृप्तता की कोटि क्या होता है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं डिग्री, इंग्लिश में सॉरी, अनसैचुरेशन। द्विबंध तुल्यांक का मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। हाइड्रोजन की कमी की मात्रा का मतलब इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। क्या ये सभी एक ही टॉपिक है? हाँ, है ना। नाम बहुत सारे हैं, जैसे घर का नाम सोनू, मोनू, है ना। पप्पू भी होता है किसी किसी का, आपको पता ही होगा, है ना। तो वैसे ही है, वैसे इसके अलग अलग नाम है। तो यहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को शॉर्ट में डीयू लिखते हैं और फेमस हमारा डीयू ही है। डीयू डीयू चलेगा, डीयू डीयू। जहां भी मैं डीयू लिखूंगा इसका मतलब असंतृप्तता की कोटि की बात कर रहा हूं। या फिर मैं डीबी भी बोल सकता हूं, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, आईएचडी। इसका इस्तेमाल, इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल बहुत कम होता है। डीयू और डीबी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है? डीयू और डीबी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। अब बात को सुनना आप, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यानी कि असंतृप्तता की कोटि, ये क्या है? किसी भी यौगिक के अंदर असंतृप्तता को नापने का तरीका है कि उसमें, उस यौगिक के अंदर कितनी असंतृप्तता मौजूद है। और असंतृप्तता जो है वो हाइड्रोजन की कमी की वजह से यौगिक के अंदर उत्पन्न होती है। समझ रहे हो बात को? हाइड्रोजन की कमी की वजह से यौगिक के अंदर असंतृप्तता उत्पन्न होती है। तो बेसिकली हमको क्या निकालना है कि उस यौगिक के अंदर कितने हाइड्रोजन की कमी है, उसको नापने का तरीका क्या है? असंतृप्तता की कोटि। जैसे लंबाई को किसमें नापते हो? किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में। पानी को किसमें नापते हो? लीटर में, मिलीलीटर में, इसमें नापते हो, है ना। किसी सामान को लेने जाते हो, चीनी वीनी, तो किलो में, ग्राम में। उसी तरह से किसी यौगिक के अंदर हाइड्रोजन की कमी को या असंतृप्तता को किसमें नापा जाता है? असंतृप्तता की कोटि के नाम से नापा जाता है। क्लियर है? अगर किसी यौगिक के अंदर पूर्ण रूप से सिग्मा बंध है, कैसे है? सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और कुछ नहीं है, और वो यौगिक खुली श्रृंखला है। अगर कोई यौगिक खुली श्रृंखला है और उसमें पूरे सिग्मा बंध है, तो वो यौगिक कैसा होता है? संतृप्त। वो मैं बता चुका हूं कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण में। जो खुली श्रृंखला होते हैं और जिनमें केवल सिग्मा बंध होते हैं, वो संतृप्त यौगिक होते हैं। उसके सापेक्ष में हम लोगों को किसी यौगिक के अंदर असंतृप्तता निकालनी होगी। जैसे एक उदाहरण समझते हैं हम लोग, CnH2n+2, ये हमारा एल्केन का सामान्य अणुसूत्र है। किसका सामान्य अणुसूत्र है? एल्केन का। एल्केन कैसा होगा? खुली श्रृंखला होगा और उसमें सारे के सारे बंध कौन से होंगे? सिग्मा बंध होंगे। और सिग्मा बंध होंगे तो यहां पर जो असंतृप्तता की कोटि आएगी वो कितनी आएगी? 0। अब इसके सापेक्ष में मैं कितने हाइड्रोजन निकाल रहा हूं, उसके सापेक्ष में डीयू बढ़ता चला जाएगा। 2 हाइड्रोजन की कमी से 1 डीयू उत्पन्न होता है। ये एल्केन है, इसमें सारे के सारे बंध सिग्मा बंध होंगे और ये खुली श्रृंखला है। अगर मैं इसमें से 2 हाइड्रोजन निकाल दूं तो यहां से सूत्र बनेगा CnH2n। अब CnH2n जरूरी नहीं है कि एल्कीन ही हो, एल्कीन के अलावा बहुत सारे यौगिक ऐसे होते हैं जो CnH2n सामान्य अणुसूत्र को दर्शाते हैं, है ना। चक्रीय एल्केन भी CnH2n हो सकता है, तो हम उसके नीचे एल्कीन नहीं लिखेंगे। लेकिन CnH2n+2 का डीयू अगर 0 है तो 2 हाइड्रोजन कम करने पर CnH2n में जो डीयू आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। यानी कि प्रत्येक 2 हाइड्रोजन की कमी पर 1 डीयू उत्पन्न होता है यौगिक में। किसके सापेक्ष में? एल्केन CnH2n+2 के सापेक्ष में। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपसे बोलूं किसी यौगिक के अंदर डीयू की वैल्यू 10 आ रही है, डीयू का मान 10 आ रहा है, इसका मतलब उसमें कितने हाइड्रोजन की कमी है? 20 हाइड्रोजन की कमी है।
अगर मान लो मैं यहां से 2 हाइड्रोजन और निकाल देता हूं तो यहां बनेगा CnH2n-2, इसकी du क्या हो जाएगी 2। अगर du 0 है तो यौगिक कैसा होगा संतृप्त, अगर du कुछ ना कुछ आ गई तो यौगिक कैसा हो जाएगा असंतृप्त, कैसा हो जाएगा असंतृप्त। बात समझ में आ रही है? बोलो, हाइड्रोजन की कमी की वजह से du होती है, और कितने हाइड्रोजन की कमी की वजह से 2 हाइड्रोजन की कमी की वजह से 2 हाइड्रोजन du1, फिर 2 हाइड्रोजन निकाले du2। अगर इसमें देखूंगा तो इसके सापेक्ष में इसके अंदर कितने हाइड्रोजन की कमी है 4, इसलिए इसका du 2 आया। अगर मैं कोई ऐसा आइटम लिखता हूं जिसके अंदर du 8 आ रही है, इसका मतलब उसमें जो हाइड्रोजन की कमी है कितनी है 16 की कमी है। खुली श्रृंखला होना चाहिए और सारे सिग्मा बंद होने चाहिए। क्लियर है? तो बेसिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पे परिभाषा के रूप में, अगर मैं लिखना चाहूं, अभी देखो अभी अपन लोग करेंगे इसको एग्जाम्पल से, मैं आपको समझाऊंगा। हाइड्रोजन की कमी की मात्रा को, हाइड्रोजन की कमी से यौगिक में असंतृप्तता उत्पन्न होती है और इसे असंतृप्तता की कोटि द्वारा लिखा जाता है। यह परिभाषा हो गई। 2 हाइड्रोजन की कमी से यौगिक के अंदर असंतृप्तता उत्पन्न होती है और उसे असंतृप्तता की कोटि द्वारा लिखा जाता है। अब जो एक्चुअल परिभाषा है उससे हमें समझ में आएगा कि असंतृप्तता की कोटि होता क्या है, उसी से सारे सवाल होते हैं। अगर आप कहीं भी अटक जाओ, पोज करके नोट कर लेना ये, अगर आप कहीं भी अटक जाओ तो आप उस तरीके से आसानी से असंतृप्तता की कोटि को सॉल्व कर सकते हो। बाकी मैं शॉर्टकट तो बताऊंगा इसे। आप वो तरीका क्या है कि कितने बंध तोड़ने पर, ध्यान से सुनना, कितने बंध तोड़ने पर यौगिक खुली श्रृंखला संतृप्त यौगिक बनता है। संतृप्त यौगिक का मतलब क्या है कि जिसमें पूर्ण रूप से सिग्मा बंध, उसे असंतृप्तता की कोटि कहते हैं। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं परिभाषा नंबर 2, कितने बंध तोड़ने पर यौगिक खुली श्रृंखला संतृप्त यौगिक, है ना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कहां से? खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला संतृप्त यौगिक। खुली श्रृंखला संतृप्त यौगिक का मतलब उसमें कोई पाइबंद नहीं होगा, कोई वलय नहीं होगी, बनता है वह उस यौगिक की du कहलाती है, du होती है। du मतलब असंतृप्तता की कोटि होती है। du लिखूंगा मैं, du, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको, मैंने यहां पे ये वलय लिखी। अब ये वलय है, खुली श्रृंखला तो है नहीं। कितने बंध तोड़ने पर ये वलय खुली श्रृंखला संतृप्त यौगिक में बदलेगी, मतलब सिग्मा बंध होने चाहिए। तो एक बंध तोड़ दो, देखो आप यहां से बंध तोड़ा, ये खुली श्रृंखला बन गई, तो अब ये संतृप्त बन गया। कितने बंध तोड़ने बना? एक बंध तोड़ने पे बना, यानी कि इस यौगिक की du कितनी है? 1। समझ गए? यहां पर एक और एग्जांपल देखो, ये यौगिक लिखा हुआ है, ये खुली श्रृंखला है, लेकिन क्या ये पूरी तरह से संतृप्त है? नहीं। संतृप्त होने के लिए सारे बंध सिग्मा होने चाहिए थे, एक पाइबंद आ रहा है। तो कितने बंध तोड़ने पर ये खुली श्रृंखला संतृप्त में बदलेगा? एक बंध तोड़ने पर ये खुली श्रृंखला संतृप्त में बदलेगा। इसका मतलब इसकी du भी कितनी है? 1। जैसे ये उदाहरण लिखा मैंने, अब आप खुद बताओ इसमें कितने बंध तोड़ने पर ये यौगिक खुली श्रृंखला संतृप्त बनेगा। तो पहले तो पाई तोड़ूंगा, फिर पाई तोड़ने के बाद ये वलय का ये तोड़ूंगा। अगर आपने पाई नहीं तोड़ा, कोई भी एक सिग्मा तोड़ दिया, तब भी वो संतृप्त नहीं बन पाएगा, खुली श्रृंखला तो बन जाएगा। हमें खुली श्रृंखला के साथ साथ संतृप्त भी बनाना है। तो इसकी du कितनी हो गई? 2 बंध तोड़ने पर बना, इसलिए इसकी du 2 हो गई। समझ गए बात को? क्लियर है? तो इस तरह से आप किसी भी यौगिक का du निकाल सकते हो। ये तो एक जनरल तरीका हुआ, कहीं भी अटक जाओ तो ये तरीका रामबाण है ना, हमेशा काम करेगा आपके लिए। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं संतृप्त यौगिक क्या होता है। संतृप्त यौगिक, है ना, फटाफट नोट करेंगे। वह यौगिक
जिनमें केवल सिग्मा बंध होते हैं वह संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। संतृप्त यौगिक वह यौगिक जिनमें केवल सिग्मा बंध होता है। यौगिक में असंतृप्तता किस किस की वजह से आ रही है बताओ? यौगिक में असंतृप्तता या तो द्विबंध त्रिबंध की वजह से आ रही है या वलय की वजह से आ रही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। यौगिक में असंतृप्तता पाई बंध एवं वलय के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, यौगिक में कहां से उत्पन्न होती है? पाईबंध और वलय के कारण यौगिक में असंतृप्तता उत्पन्न होती है। संतृप्त यौगिक कौन होते हैं? जिनके अंदर पूर्ण रूप से केवल और केवल सिग्मा बंध होते हैं, वो संतृप्त यौगिक होते हैं। तो अगर मैं आपसे एक डायलॉग बोल के पूछूं कि खुली श्रृंखला संतृप्त यौगिक का डीयू कितना होगा? खुली श्रृंखला संतृप्त यौगिक का डीयू कितना होगा? 0। अरे खुली श्रृंखला है, संतृप्त का मतलब सारे सिग्मा बंध है, तो डीयू 0 ही तो होगा भाई। तो उस पॉइंट को भी नोट करेंगे, इसको पोज करके नोट करो। मेरे हिसाब से डीयू समझ में आ रहा होगा। डीयू किसकी वजह से उत्पन्न होता है? 2 हाइड्रोजन की कमी की वजह से उत्पन्न होता है, और वो 2 हाइड्रोजन की कमी या तो वलय बना देती है या पाईबंध बना देती है। यही तो मतलब है भाई, वो 2 हाइड्रोजन की कमी या तो वलय बना देगी या पाईबंध बना देगी। क्लियर? तो यहां पर हम लोग एक डायलॉग और लिखेंगे, खुली श्रृंखला संतृप्त यौगिक की डीयू 0 यानी कि 0 होती है ना। अगर कोई यौगिक आपने खुली श्रृंखला संतृप्त बना लिया तो वो 0 है, उसके सापेक्ष में आप चीजें चेक करोगे तो डीयू निकल जाएगी। अब देखो डीयू, अगर कहीं पे डीयू 1 आ गया है ना, कहीं पे डीयू 1 आ गया है ना, तो डीयू 1 का मतलब क्या क्या हो सकता है? यौगिक में पाईबंध हो सकता है, वलय हो सकती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि उस यौगिक में या तो एक पाईबंध हो या एक वलय हो, या तो पाईबंध हो या वलय हो। जैसे एक एग्जांपल से समझे, C3H6। अब C3H6 को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं? C3H6 को मैं लिख सकता हूं या तो ऐसे, 3 कार्बन हो गए, हर एक कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन है, C3H6। या फिर मैं कैसे लिख सकता हूं? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे लिख सकता हूं। आप देख लो, 3 कार्बन है, 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, तो यौगिक में या तो पाईबंध की वजह से डीयू आ सकती है या फिर वलय की वजह से आ सकती है। इसीलिए मैंने वहां पे बोला था CnH2n का मतलब केवल एल्कीन नहीं होता, चक्रीय एल्केन भी हो सकता है। ये रहा चक्रीय एल्केन, ये भी CnH2n को दर्शा रहा है। अगर किसी यौगिक में डीयू 2 आ रही है तो 2 का मतलब क्या हो सकता है? उसमें 2 द्विबंध हो, उसमें एक त्रिबंध हो सकता है, एक द्विबंध और एक वलय हो सकती है, और क्या हो सकता है? 2 वलय हो सकती है। सर ऐसे नहीं आ रहा, सर समझाओ, एग्जांपल देके समझो। इसके लिए मैंने ये वाला एग्जांपल दिया था आपको, है ना। डीयू बराबर 1 के लिए पाई और वलय हो सकता है, ये रहा एग्जांपल। खुली श्रृंखला संतृप्त यौगिक में कैसे बदलेगा? एक बंध तोड़ोगे बन जाएगा, एक बंध तोड़ोगे बन जाएगा। यहां पर डीयू 2 का मतलब क्या हो सकता है? ये तो बात समझ में आती है कि डीयू 2 का मतलब या तो 2 पाईबंध या त्रिबंध या पाई प्लस वलय या वलय प्लस वलय। दिखेंगे कैसे? तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, C4H6, ठीक है ना, C4H6। अब C4H6 को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं? C4H6 को मैं लिख सकता हूं, यहां पर आपके पास पाई प्लस पाई वाला लिखना है पहले तो पाई प्लस पाई में कैसे लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं, है ना, ऐसे लिख सकता हूं। देख लो, कार्बन की संयोजकता नहीं बिगाड़ी मैंने कहीं पर भी। और कैसे लिख सकता हूं? त्रिबंध लगा के लिख सकता हूं, ऐसे, ठीक है। और कैसे लिख सकता हूं? देखो, पाई प्लस पाई वाले यौगिक बना दिए, त्रिबंध वाले यौगिक बना दिए, है ना। अब वलय वाले, वलय पाई प्लस वलय ऐसे लिख सकता हूं, पाई प्लस वलय ऐसे लिख सकता हूं, पाई प्लस वलय ऐसे लिख सकता हूं, पाई प्लस वलय ऐसे लिख सकता हूं। सर आप कैसे बना रहे हो झट झट? आपको नहीं बनाने, मैं आपको बता रहा हूं C4H6 इतनी तरीके से लिखा जा सकता है। आपको नहीं सोचना कि ऐसे लिखेंगे, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप टेंशन ही मत लो उसको, है ना। आपको टेंशन नहीं लेनी, टेंशन मेरे को लेनी है। और क्या है? वलय प्लस वलय। आपने बोला ना भाई
कि सर आप तो बना के बताओ इनके केसेस, तो मैं तो केस बना के बता रहा हूं। अब आप इनमें से कोई भी यौगिक उठा के देख लो, सबका अनुसूत्र C4H6 नजर आएगा आपको। इसको देख लो, चलो पाई प्लस वाले 4 कार्बन है, ठीक है साहब, 3 संयोजकता पूर्ण है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 5 6 C4H6 वले प्लस वले। यहां पर आप देखोगे ना तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, 2 4 5 6 और 4 कार्बन है, ये भी C4H6 है। इसको चेक कर लो, 3 ईयर है, 1 ऊपर कार्बन है, 4 भाई बंद रेखीय सूत्र लिखा हुआ है, 3 हाइड्रोजन यहां होंगे, 2 हाइड्रोजन यहां होंगे, 1 हाइड्रोजन यहां होगा, तो 2 3 3 6 C4H6। कोई भी आइटम आप उठा के देख लो, इस du बराबर 2 से इतनी संभावना है इस C4H6 की, इसलिए मैंने बोला था CnH2n-2 का मतलब एल्काइन नहीं है, वो डाई एल्कीन भी हो सकती है, वो एल्कीन साइक्लिक एल्कीन यानी कि चक्रीय एल्कीन भी हो सकती है, वो बाइसाइक्लो यौगिक भी हो सकता है, बाइसाइक्लो आगे चल के बताऊंगा मैं आपको बाइसाइक्लो क्या होता है, एल्काइन भी हो सकती है, इतने तरह के यौगिक संभव है। तो du2 का मतलब, अरे du का मतलब क्या है, या तो पाइबंद या वलय, 2 पाइबंद इस तरह से भी हो सकते हैं, इस तरह से भी हो सकते हैं, पाइबंद और वलय भी हो सकता है, वलय प्लस वलय भी हो सकता है, ये du का मतलब है। क्लियर? अब सर ये ऐसे कैसे निकालेंगे du, मतलब एक तो तरीका आपने बता दिया कि आप वलय में बंद को तोड़ के देख लो, खुली श्रृंखला संतृप्त में बदल लो, या फिर खुली श्रृंखला लिखा हो पाइबंद आ रहा हो तो उसको तोड़ के देख लो और खुली श्रृंखला में बदल लो, ये तो समझ में आ गया। कोई शॉर्टकट भी है अपने पास भाई। अगर आपको संरचना दी हो तो ये सबसे बेस्ट तरीका है जो मैंने आपको बताया। अगर आपको संरचना बना के दे दी तो पाई और वलय तो कितनी वलय है, कितनी पाइबंद है, इसी की वजह से du आ रही है, ये गिन लो आप। लेकिन आपको संरचना बना के नहीं दी गई है, आपको अनुसूत्र लिख के दे दिया, वहां दिक्कत है। जैसे C4H6 लिख के दे दिया, अब आपको पता ही नहीं चलेगा du कैसे निकाले, फिर उससे CnH2n+2 से मैंने 2 हाइड्रोजन निकाले, ऐसे करते रहोगे तो 4-5 तक तो कर लोगे, लेकिन मान लो 18-20 हाइड्रोजन निकाल दिए तो उस केस में क्या करोगे? तो उस केस के लिए मेरे पास यहां पर केस नंबर 1, मैंने 3 केस बना रखे हैं। केस नंबर 1, यदि अणुसूत्र दिया हो तो du कैसे निकालेंगे? अगर आपको अणुसूत्र दे दिया जाए तो आप du कैसे निकाल सकते हो, उसका तरीका, du का सूत्र लगाओ आप, C+1 माइनस H+X माइनस N/2, है ना। और ये फॉर्मूला जो है वो खून में बहना चाहिए आपके। रात में 2-3 बजे भी आपको जगा लिया जाए तो एकदम से ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि du बराबर C+1 माइनस H+X माइनस N/2, H+X माइनस N/2, ठीक है ना। जहां पर C का मतलब कार्बन है, H का मतलब हाइड्रोजन है, X का मतलब हेलोजन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, N का मतलब नाइट्रोजन है। ये du का सूत्र है, पूरी कार्बनिक रसायन में एंड तक काम में आएगा। अगर आपने नहीं सीखा, आपने नहीं याद किया तो पूरी कार्बनिक रसायन में परेशानी आप ही को झेलनी पड़ेगी। क्लियर है? मेरी कोई दिक्कत नहीं है, आप ही को झेलनी पड़ेगी। ये सूत्र याद कर लो आप। सर इसको अप्लाई करके बताओ। जैसे अभी अपन ने लिखा था C4H6, उसका du 2 आ रहा था, हमने चेक कर लिया, पाई और वलय। अगर मैं इसमें रख के देखूं उसको तो इससे भी वही आना चाहिए। तो du कितना आ रहा है? 4 कार्बन है प्लस 1 करना है, हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं, हेलोजन कितने हैं? है ही नहीं, नाइट्रोजन कितने हैं? है ही नहीं, बटे 2 करना है, यानी कि 5 माइनस 3 2 आ गया। अब 2 का मतलब 2 पाइबंद हो सकते हैं, 2 पाइबंद या तो पाई प्लस पाई या ट्रिपल वन, है ना, त्रिबंध हो सकता है, या पाई प्लस वलय हो सकता है, वलय प्लस वलय हो सकता है। समझ रहे हो? अब ये एक उदाहरण मैंने कराया है, बाकी के आप करो फटाक से, है ना, टाइम नहीं लगना चाहिए। फटाफट से 6 एग्जांपल कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी 1 नंबर उम्दा क्वालिटी, है ना। एक और लिख दिया, है ना, पोज करके। अब देखो करना क्या है, C6H6 du निकालना है, फॉर्मूले में डालना है। इसका du कितना आएगा? 6 + 1 माइनस 6/2, यानी कि 7 - 3 4।
4 आ रहा होगा आप लोगों को। बताओ इस फॉर्मूले में, इस सूत्र में ऑक्सीजन का कहीं से कहीं तक जिक्र है क्या? ऑक्सीजन का जिक्र ही नहीं है, तो बताओ इस ऑक्सीजन को मैं लिखूंगा क्या? उसमें नहीं लिखूंगा। इस ऑक्सीजन के आने से या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो, वैसे तो सीधे सीधे आ रहा है कि 6 + 1 - 6/2 यानी कि 4। जो ऊपर वाले का आया वही नीचे वाले का आएगा। क्लियर? नेक्स्ट C8H4 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों हेलोजन है। तो यहां पर DU कितना आएगा? 8 + 1 - 4 प्लस हेलोजन कितने? 1 2 3 4/2, यानी कि यहां से आ रहा है 9। 8/2 4, 9 - 4 यानी कि 5। क्लियर? C5H9N, ध्यान रहे बच्चा गलती करता है, नाइट्रोजन के आगे माइनस लगा है, प्लस नहीं लगा है, और यहां पर भी माइनस लगा है ना। ध्यान से याद कर ले, मेरे साथ बोले DU = C+1 - H + X - N/2, है ना। अगर मेरे साथ बोला होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आपकी इच्छा है यार, मैं बेवकूफ थोड़ी ना जो बार बार बोल रहा हूं। 5 + 1 - 9 - 1/2, ये कितना आ गया? 6। 9 में से 1 गया तो 8, 8/2 4, 6 - 4 कितना आ गया? 2। यहां पे DU कितना आ गया? 2। अगर आपको अणुसूत्र दिया हो तो इससे बेस्ट तरीका आपके पास कोई नहीं है, और कोई सिखा दे तो गारंटी है ना। PHOH, अब देखो पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच का मतलब होता है जब बेंजीन में से ये जो 6 हाइड्रोजन होते हैं, उसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन को निकाल दूं तो उसको पीएच बोला जाता है। तो बेंजीन क्या होता है आपके पास? C6H6, उसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन को निकाल दूं तो वो हो जाएगा C6H5, और इस C6H5 को पीएच भी लिखा जाता है और इसी को 5 भी लिखा जाता है। तो यहां पर PHOH क्या है? बेसिकली C6H5OH, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं? C6H6O, और C6H6O ये रहा। इसका DU कितना आ रहा था? 4, तो इसका भी 4 ही आएगा। तो यहां पे DU कितना आ जाएगा? 4। क्लियर? नेक्स्ट है C8H8O। C8H8O का DU निकालना है, फॉर्मूला लगाओ। 8 + 1 - 8/2, ऑक्सीजन के आने से या जाने से कोई फर्क नहीं, DU आ गया 5। DU की वैल्यू कितनी है? 5, अगर अणुसूत्र दिया हो तो। ठीक है, अगर अणुसूत्र दिया हो तो यहां तक नोट करो आप। हाँ भाई, समझ में आ गया? तो केस नंबर पहला तो यह है कि यदि अणुसूत्र दिया हो। अब केस नंबर दूसरा देखो आप, सिंपल है ना, फटाफट से DU खत्म करेंगे आज। अगर आपको संरचना बना के दे दी जाए, अणुसूत्र के बजाय अगर आपको संरचना बना के दे दी जाए, तो उससे आसान तरीका तो क्या हो सकता है ना। यदि अणु संरचना दी हो, और ध्यान रहे वो अणु संरचना जो है वो 2D में होनी चाहिए, यानी कि द्विविमीय होनी चाहिए, त्रिविमीय नहीं होनी चाहिए, द्विविमीय होनी चाहिए, है ना। तो ऐसे केस में DU को कैसे निकालोगे? पाई बंद की संख्या प्लस वलय की संख्या, पाई बंद की संख्या प्लस वलय की संख्या, ये DU होगा। अरे DU किसकी वजह से उत्पन्न होता था? पाई बंद और वलय की वजह से उत्पन्न होता था। तो बताओ किसकी वजह से आएगा यौगिक में? पाई बंद और वलय की वजह से आएगा। ठीक है, यहां पर देखो उदाहरण पहला, गोला बना के दे रहा हूं। गोले का मतलब आपको सिखाया था, याद होना चाहिए, आपको खुद को करना है। चलो एक मैं करके बता देता हूं, बाकी आपको खुद को करना है। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो कितना ही पढ़ लो, अभी ऐसे तो मैं टरका के बहुत कम में भी खत्म कर सकता हूं, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत कम लेक्चर्स में मैं खत्म नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कम करोगे तो फिर आप ही का नुकसान है, मेरा नहीं है ना। सिखाने में तो कुछ भी नहीं है, 2 मिनट लगेगा। अभी सारा खेल प्रैक्टिस का है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ज्यादा अपने हाथ में चीजें होंगी। यहां पे देखो, गोले का मतलब था एकांतरिक रूप से पाइबंद, कहीं भी अपनी मर्जी से एक पाइबंद खींच लो, उसके बाद एक छोड़ के एक पाइबंद खींचना है। तो यहाँ कितने पाइबंद है? 3 तो पाइबंद है और एक वलय है, तो इसका DU कितना आएगा? 4। ठीक है ना, इसका DU कितना आएगा? 4। इसका नाम बेंजीन है, नीचे वाले का नेफ्थलीन है,
और उसके नीचे वाले का आपको याद होना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था एंथ्रासीन है, डीयू निकालना आपको, है ना। मैं यहां पे और उदाहरण लिख रहा हूं, आप उसको सॉल्व करो। फटाफट से 6 सवाल दिए हैं, इसको सॉल्व करो, है ना। तो यहां पर आपने क्या किया होगा, सेकंड वाले में आपने गोला मिटाया होगा, और गोला मिटाने के बाद आपने मेरी बात मान के कहीं भी अपनी मर्जी से एक पाइबंद खींचा होगा और उसके एकांतिक रूप से पाइबंद खींचते चले गए होंगे। तो पाइबंद कितना है, 3 2 5, और वले कितनी है 2, तो डीयू कितना आ जाएगा 7। देखो सिग्मा वन पाइबंद की गणना करना इसलिए सिखाया था, सिग्मा वन पाइबंद की गणना करना इसलिए सिखाया था। यहां पर भी अपनी मर्जी से पाइबंद खींचोगे एकांतिक रूप से, तो 3 4 5 6 7 तो आपके पास यहां पर पाइबंद आ जाएंगे। और गोला मिटा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे गोले को ही वले मान लेते हैं, तो वले बहुत सारी हो जाती है उनके लिए। तो 3 तो पाइबंद, यहां पर 4 5 6 7 तो पाइबंद हो गए, 8 9 10 3 वाले हो गए, तो 10 इसका डी हो जाएगा। क्लियर। फिर यहां पर देखो, इसको बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं इसको, फिनॉल। ठीक है, तो फिनॉल में डीयू कितना आ रहा है, 3 तो पाइबंद है और एक वलय है, तो डीयू कितना आ जाएगा 4। ठीक है, इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं, आगे चल के सीखेंगे, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 2 3 और एक वलय 4 और एक पाइबंद ये रहा 5। 1 2 3, मैंने ये थोड़ा ना बोला वलय वाले काउंट करने, मैंने बोला जितने पाइबंद हो वो सबको गिनना है और उसके अलावा वलय भी गिननी है। तो 1 2 3 पाइबंद, चौथा पाइबंद ये रहा वलय, ड्यू कितना आ गया 5। जरूरी नहीं है आपको इस तरह से चौड़े में लिख के दिया जाए, आपको चौड़े में खुद को भी लिखना पड़ सकता है, ऐसे मैंने यहां पर तो चौड़े में लिख के दे दिया। ठीक है, यहां पर देखो 1 2 3 4 5 तो पाइबंद है और एक वलय है, तो डीयू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर है। और एग्जाम्पल करते हैं थोड़े से, है ना, प्रैक्टिस जरूरी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहां पर देखो आप, खुद से ट्राई करना है आपको। ठीक है, फटाफट से 2 एग्जाम्पल ट्राई करो, फिर एक और केस है वो बताता हूं। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको इसको चौड़े में लिखना पड़ेगा, सारे सिग्मा वन पाई वन निकालने के लिए। तो यहां पर आप इसको चौड़े में लिखोगे तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड देना आएगा, यहां पर भी 3 बंद देना आएगा, और यहां पर भी 3 बंद देना आएगा, यहां पर भी 3 बंद देना आएगा। ये सब बता चुका हूं मैं आपको पहले। अब आपको क्या करना है, पाइबंद और वलय। तो जितने भी परमाणु होते हैं, 2 परमाणु के बीच में अगर एक बंध बन रहा है तो सिग्मा बाकी के पाई, ये बता चुका है ना। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसकी डीयू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। क्लियर है। मैंने आपको बोला था गोला मिटाओ, एकांतरिक रूप से पाइबंद खींच दो, गोला मिटाओ एकांतरिक रूप से पाइबंद खींच दो, गोला मिटाओ एकांतरिक रूप से पाइबंद खींच दो। घबराने की बात ही नहीं है ना, संरचना देख के घबराना नहीं है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो यहां पर पाइबंद हो गए। वलय कितनी है, एक वलय ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथी ये रही, 4 वलय है, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। तो इस तरह से आप डीयू का अगर संरचना दी हो तो निकाल सकते हो। क्लियर है। अगर आपको संरचना दे दी जाए तो डीयू निकाल सकते हो क्या, हाँ, क्योंकि अब आपको पाइबंद और वलय कैलकुलेट करना आता है। अगर पाइबंद वलय कैलकुलेट नहीं करना आता तो पहले का लेक्चर देखो पाइबंद कैसे निकालते हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट केस, केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है, यदि संरचना दी हो, लेकिन अब की बार संरचना त्रिविमीय में दी हो। किसमें दी हो, त्रिविमीय में। उससे ऊपर का केस आएगा ही नहीं आपके पास कभी भी डीयू का, उससे ऊपर का केस नहीं आएगा। मतलब जो
एकदम हाई लेवल की बात बताने जा रहा हूं और बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। यदि संरचना दी हो लेकिन अब की बार किसमें, त्रिविमीय में दी हो, 3D में, त्रिविमीय में संरचना दी हो, तो उस केस में डी यू कैसे निकालेंगे? तो उस केस में डी यू निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला, एक सूत्र बना रखा है ना। तो वो सूत्र आप इस्तेमाल कर सकते हो, नंबर ऑफ फेसेस माइनस नंबर ऑफ बॉक्स, नंबर ऑफ फेसेस माइनस नंबर ऑफ बॉक्स। हालांकि इसको इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले ही वो सवाल को मैं हटवा दूंगा, है ना। बहुत सिंपल है। पहला एग्जांपल, ये तो बचपन से अपन प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, एक ही तो चित्र था जिसको बनाने में हमें सबसे ज्यादा मजा आता था, ये है ना, कमरे के चित्र को, घन के चित्र को। अभी कैसी त्रिविमीय संरचना है। मैंने आपको डीयू के बारे में क्या बताया था? मैंने आपको डीयू के बारे में यह बताया था, कितने बंध तोड़ने पर यौगिक खुली श्रृंखला संतृप्त यौगिक में बदल जाए, वो उस यौगिक की डीयू हो जाती है। अगर मैं आपको उसी चीज को यहां अप्लाई करने को बोलूं तो कर सकते हो क्या? हमें क्या करना है, यहां पर बंध तोड़ने और इस तरीके से तोड़ने कि यौगिक दो भागों में ना बढ़ जाए, यौगिक वहीं रहे लेकिन वो खुली श्रृंखला में बदल जाए। तो यहां पर देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर बंध तोड़ने वाला हूं। एक बंध ये तोड़ दिया, ठीक है, लेकिन अभी भी यौगिक खुली श्रृंखला नहीं बना। ये वाला बंध तोड़ दिया मैंने, यौगिक खुली श्रृंखला नहीं बना, अभी भी वलय है उसमें। फिर मैंने क्या किया, ये वाला बंध तोड़ दिया, अभी भी यौगिक खुली श्रृंखला नहीं बना, अभी भी वलय आगे ही दिख रही है अभी तो। फिर मैंने ये वाला बंध तोड़ दिया, है ना, अभी भी यौगिक खुली श्रृंखला नहीं बना, अभी भी ये वलय दिख रही है। फिर मैंने ये वाला बंध तोड़ दिया। ध्यान रहे कितने बंध तोड़े, ये याद रखना। एक बंध वो तोड़ा था, दूसरा यहां वाला तोड़ा था, तीसरा यहां वाला तोड़ा था, चौथा यहां, 4 बंध तोड़ चुका हूं अभी तक यौगिक, लेकिन अभी भी वलय रख रहा है, ये रही वलय। 5वां बंध ये वाला तोड़ दूंगा। ध्यान से देखो, यौगिक पूरी तरह से खुल चुका है, एक भी वलय इसके अंदर मौजूद नहीं है। और कितने बंध तोड़ने पर ये यौगिक खुली श्रृंखला में बदला है? 5 बंध तोड़ने में बदला है, यानी कि इसकी डीयू कितनी आनी चाहिए? 5। कितनी आनी चाहिए यहां पे? डीयू 5 आनी चाहिए। लेकिन अगर आप इससे पहला वाला सूत्र लगाओगे, इससे पहले वाला सूत्र कौन सा था? पाइबंद की संख्या और वलय की संख्या। तो यहां वलय कितनी है? अरे कमरा ही तो है मेरे भाई, एक आगे की दीवार, एक पीछे की दीवार, एक दाएं की दीवार, एक बाएं की दीवार, एक ऊपर और एक नीचे, इतनी वलय है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, 6। तो इसकी डीयू कितनी आनी चाहिए थी? उस सूत्र के अनुसार 6 आनी चाहिए थी, जो कि गलत है। इसका मतलब वो द्विविमीय वाला सूत्र इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पे डेफिनेशन जो है वो फेल हो रही है। हमारी डेफिनेशन फेल नहीं होनी चाहिए, परिभाषा कभी भी फेल नहीं होती। परिभाषा क्या कहती है कि कितने बंध तोड़ने पर यौगिक खुली श्रृंखला संतृप्त में बदल जाए, वो डीयू होगी। तो 5 बंध तोड़ने पर खुली श्रृंखला संतृप्त में बदल जाता है, इसलिए डीयू 5 है। क्लियर है? एक तरीका तो मैंने आपको बोला था डेफिनेशन से चल लो, और वो सबसे आसान तरीका मानता हूं मैं त्रिविमीय को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका ये, नंबर ऑफ फेसेस माइनस नंबर ऑफ बॉक्स। ये भी तरीका है, लेकिन इतना अच्छा तरीका भी नहीं है, बहुत सारी जगह फेल हो जाएगा, लेकिन आपके लेवल पे आपके काम आ जाएगा। इस कमरे के अंदर कितनी दीवारें हैं? 4 तो दीवारें, एक छत है, एक आपका फ्लोर है, यानी कि 6 फेस हो गए इस कमरे के। और कमरा कितना है? 1। तो यहां पर एक सूत्र लग गया ना यार, ये फेस कितने हैं? 6 और कमरा 1 है, यानी कि डीयू कितनी आ गई? 5। क्लियर है? तो या तो ये फॉर्मूले से कर लो या सूत्र से कर लो। तीसरा तरीका, डीयू का सूत्र C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस n बटे 2, वो भी हर जगह लग जाएगा वो भी। तो यहां पे कार्बन गिनो, हर एक कोना क्या दर्शा रहा है? कार्बन दर्शा रहा है, यानी कि कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो कार्बन है। और प्रत्येक कोने पर 3 संयोजकता पूर्ण है और 1 संयोजकता बची हुई है, वो हाइड्रोजन होगा। तो 8 कोने हैं तो 8 ही हाइड्रोजन होंगे। और C8H8 के लिए अगर आप डीयू लिखोगे तो 8 + 1 माइनस 8 बटे 2, यानी कि 9 - 4, यानी कि 5 आ जाएगी आपकी डीयू। तो या तो आप डीयू के सूत्र से निकाल लो अनुसूत्र लिख के, या फिर आप इस सूत्र से निकाल लो, या फिर आप परिभाषा से निकाल लो। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप परिभाषा या फिर डीयू के सूत्र से ही सवाल को सॉल्व करें जब भी त्रिविमीय में सवाल आए। कभी भी पाइबंद प्लस वलय की संख्या से आप ना निकालें, ठीक है?
एक एग्जाम्पल मैंने कराया है, एक आध एग्जाम्पल आप कर लो। ये एग्जाम्पल करके बताओ, है ना। कुछ भी नहीं है ये, जैसे अपना वो ट्राइंगल होता है, मतलब त्रिभुज होता है, त्रिभुज से अपन ने ऐसे प्रिज्म बना दिया। प्रिज्म, प्रिज्म की संरचना है। अब सोचो प्रिज्म के कितने फेस हो सकते हैं, कितने बॉक्स हो सकते हैं, वो सब सोचने वाली बात है। इससे भी हो जाएगा, अनुसूत्र से भी हो जाएगा, और बंद तोड़ने वाले से भी हो जाएगा। तो यहां पे फेस गिनते हैं अपन। एक फेस तो ये रहा, दूसरा फेस ये रहा, तीसरा फेस देखो, ध्यान से देखते रहना मेरे हाथ को। तीसरा फेज ये रहा, चौथा फेज ये रहा, और पांचवा फेज ये रहा। ठीक है, तो डीयू में फेज कितने हो गए इसके? 5, और डब्बा कितना है? 1, यानी कि डीयू 4 आनी चाहिए। एक तरीका अनुसूत्र से कर लो। 1 2 3 4 5 6, कार्बन कितने हैं? 6। हर एक कार्बन पे 3 संयोजकता पूर्ण है, एक एक हाइड्रोजन बचेगा, तो हाइड्रोजन भी 6, और C6H6 का डीयू कितना आता है? 4। लगा लो सूत्र। ये भी बेंजीन का एक प्रकार है। बेंजीन के 400 प्रकार की बेंजीन होती है, उनमें से ये भी एक प्रकार है। जो अपन लोग पढ़ते हैं वो तो केकुले नाम के वैज्ञानिक ने दिए बेंजीन सिस्टर। 2 बेंजीन की सिस्टर हम लोग पढ़ते हैं केवल, बाकी 400 तरह की बेंजीन होती है। ठीक है ना। तो C6H6 यहाँ पे डीयू कितना आएगा? 4। ठीक है, तो त्रिविमीय को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। एक और है। बस एक आखिरी एग्जांपल, फिर आज का लेक्चर अपन खत्म करेंगे। इसमें डीयू, ये भी त्रिविमीय संरचना है, ये भी त्रिविमीय संरचना है। अब ऐसे केसेस में ये फॉर्मूला बकवास हो जाता है, समझ में ही नहीं आता कैसे लगाएं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, या तो आप अनुसूत्र वाले से करो, और उससे भी बेहतर मैं मानता हूं कि बंद तोड़ के कर लो। कितने बंद तोड़ने पर यौगिक खुली श्रृंखला बन रहा है, वो डीयू हो जाएगी। तो यहां पर आप देखोगे तो यहां पे सबसे पहले तो एक पाई बंद तोड़ोगे, ये वाला, फिर दूसरा ये बोला बंद तोड़ोगे, फिर तीसरा ये वाला बंद तोड़ोगे। यौगिक पूरा तरह से खुल गया, देखो खुली श्रृंखला बन गया, और यहां पर संतृप्त बन गया। कितने बंद तोड़ने पर? 3 बंद तोड़ने पर। वापिस देखो, वापिस पैक कर रहा हूं, एक बंद, दूसरा बंद, और तीसरा ये रहा। तो डीयू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। आप इसको अनुसूत्र से भी करोगे तब भी डीयू 3 ही निकल के आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप असंतृप्तता की कोटि निकाल सकते हो। तो आज के लेक्चर में अपन ने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, लिखा बहुत कुछ है। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण क्या? सिंपल बता दिया हो तो 10 बार तो आपको क्लास के अंदर ही रिवाइज करा दिया कैसे कैसे। चक्रीय, अचक्रीय, मतलब ओपन चेन, खुली श्रृंखला वाले, खुली श्रृंखला में संतृप्त, असंतृप्त। फिर चक्रीय के अंदर समचक्रीय, विषम चक्रीय। समचक्रीय कौन से होते हैं? जिसमें कार्बन ही होता है। फिर समचक्रीय के वो 2 उदाहरण, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक कौन से? जिसमें कोई भी एक परमाणु sp3 हो जाता है। फिर एरोमेटिक में बेंजीन जैसी शक्ल है तो बेंजोनोएट, बेंजीन जैसी नहीं है लेकिन ताकत बेंजीन जैसी है तो नॉन बेंजोनोएट। ऐसा का ऐसा ही विषम चक्रीय में, बस उसमें वलय जो है उसमें कार्बन के अलावा कोई विषम परमाणु, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर कुछ भी हो सकता है। फिर हमने डीयू देखा। डीयू में क्या है कि 2 हाइड्रोजन की कमी से डीयू उत्पन्न होती है, और वो किस रूप में रहती है? पाइबंद या वलय के रूप में रहती है। अगर पूर्ण रूप से केवल सिग्मा बंद यौगिक के अंदर है, कोई वलय नहीं है, कोई पाइबंद नहीं है, तो वो यौगिक संतृप्त कहलाता है, और उसकी असंतृप्तता की कोटि 0 होती है। ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है, 3 तरीके से निकालना सिखाया। अनुसूत्र दिया हो तो फॉर्मूला लगाओ, और फॉर्मूला सब जगह लगा सकते हो, कुछ भी केस आ जाए फॉर्मूला सब जगह लगा सकते हो। अगर संरचना द्विविमीय में दे दी तो तुरंत प्रभाव से पाइबंद और वलय गिन लो यार, क्यों दिमाग लगाना है ज्यादा? पाइबंद और वलय गिन के काम हो रहा है। और अगर त्रिविमीय में आ जाए, जो कि आने के चांसेस सबसे कम है, तो उस केस में आपको बता दिया कि कितने बंद तोड़ने पर यौगिक खुली श्रृंखला संतृप्त यौगिक में बदलता है, उससे कर लो, या फिर फॉर्मूला लगा लो डीयू का, खत्म। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे समजातीय श्रेणी की, और फिर हमारा आईयूपीएसी नामकरण स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। एनसीईआरटी जरूर पढ़ें यार, एनसीईआरटी नहीं छोड़नी। मैं डेली बोलता हूं, डेली क्यों बोल रहा हूं? मैं बेवकूफ नहीं हूं, है ना। मैं डेली इसलिए बोल रहा हूं, एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल दिए हैं, जरूरी नहीं है इसी टॉपिक से रिलेटेड दियो, कोई भी आपको संरचना उठा के उसका डीयू निकालने लग जाओ ना यार, उसका डीयू निकालने लग जाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच।